हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा सीए फाइनल का आईडीटी का सर्टिफाइड कॉपी। सबसे पहले मैं मेरे मार्क्स बता दूं तो मुझे टोटल 74 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो मैंने आईडीटी के लिए कोई भी फैकल्टी की क्लास नहीं ली थी। मैंने कोई भी फैकल्टी से पेन ड्राइव लेक्चर्स या ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं खरीदे थे। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था वो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, फिर उसके आगे मैं आपको मेरी सर्टिफाइड कॉपी दिखा दूँगा। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बुक्स ली थी जो महेश गौर सर की थी। आईडीटी सार करके जो बुक थी वो मैंने महेश गौर सर की ली थी। और फिर मैं क्या करने लगा, यूट्यूब पे महेश गौर सर के वीडियो देखने लगा। जो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तभी पूरे वीडियो मैंने देखे, लेकिन एक बार रीडिंग के बाद और एक बार वीडियो देखने के बाद मैंने जो यशवंत मंगल सर है उनके रिवीजन वीडियो से ही पूरा प्रिपरेशन किया था। तो ऐसे देखने जाएंगे तो मैंने आईडीटी सार यानी कि महेश गौर सर की वो बुक यूज़ की थी। एंड सेकेंडली मैंने यशवंत मंगल सर के रिवीजन लेक्चर बार बार देख के मैंने सब कुछ किया था। सेकेंडली मैं बता दूं कि मैंने मॉड्यूल को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। आईडीटी सार पढ़ने के बाद मैंने मॉड्यूल्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो टेस्ट योर नॉलेज हो, मैंने एटलीस्ट 3 टाइम्स कर लिए थे। बात करो आरटीपीसी और एमटीपीसी की और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। मैंने लास्ट 3 ईयर के पेपर भी देखे थे, मैंने आरटीपीसी भी देखे थे लास्ट 3 ईयर्स की, और एज वेल एज मैंने जो एमटीपीस अवेलेबल थे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मैंने वो भी देख लिया था। और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी। अभी देखो, जैसे कि ना यशवंत मंगल सर खुद के वीडियो में बोलते थे, मैं हमेशा वो ध्यान देता था कि अगर आईडीटी को आपको अगर आईडीटी में एग्जामिशन लाना है तो बहुत ही मतलब ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन आपको कोई भी चैप्टर्स छोड़ना नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं यशवंत मंगल सर कि इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन आईडीटी सब्जेक्ट देन आपको प्रोसीजरियल चैप्टर वाला पार्ट भी सब कुछ कवर करना है। जैसे कि वो एडवांस रूलिंग हो गया, फिर वो पेनल्टीज़ वाला हो गया, चाहे वो अपील्स वाला हो, चाहे कोई भी प्रोसीजरल पार्ट वाला हो, वो आपको सब कुछ करना है। तो मैंने सब कुछ किया था, इवन मैंने कस्टम में भी कुछ नहीं छोड़ा था। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था, उसमें 70 आउट ऑफ मैंने 51 मार्क्स स्कोर किए। 50.5 मतलब राउंड ऑफ करोगे तो 51 मार्क्स, और 23 मार्क्स जो थे मेरे एमसीक्यू के थे। तो आपको याद रखना है कि आप एमसीक्यू में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करने की आप ट्राई करना, क्योंकि देखो 30 में से मुझे 23 आए हैं और यहाँ पे मुझे 70 में से 50 बनाए हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 80% मार्क मैंने जो स्कोर किया था वो मैंने किया था किसमें से, 30 में से। जो 24 मार्क्स थे वो मैंने वहाँ पे स्कोर किए थे। तो एमसीक्यू पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। और हाँ, और एक क्लैरिफिकेशन दूंगा कि मैंने एमसीक्यू के लिए भी कोई भी बुकलेट यूज़ नहीं की थी, सिर्फ मैंने प्रोविज़न अच्छे से पढ़े थे और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जितने भी सम्स वगैरह दिए थे वही मैंने फॉलो किए थे। बाकी मैंने किसी भी तरह का कोई भी एमसीक्यू बुकलेट वगैरह नहीं लिया था। चलो दोस्तों, देखते हैं मैंने कैसे ये पेपर लिखा है जिसमें मुझे 51 मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ कि मैंने लिखा कैसे और कैसे लिखा है। तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा क्या करता आया हूँ, जो क्वेश्चन मुझे सबसे पहले आता है मैं उसको सबसे पहले अटेंड करता हूँ। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो एग्जामिनर को भी चेक करने में अच्छा लगता है और उनको मतलब उनके माइंड में एक बैठ जाता है कि बंदा पढ़ के आया है। सेकेंडली तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट हो जाता है। तो सबसे मैंने आंसर 2A लिखा। देखो आपको आंसर ऐसे लिखना है, इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको जितना भी इजी कर को दोगे इतना ही वो आपको मार्क्स अच्छे देगा, क्योंकि भाई पेपर उसका फटाफट चेक होगा और अच्छे से चेक होगा। तो कभी भी आपको आंसर लिखना है वो यहाँ पे आंसर 2 है जो मैंने लिखा है, और 2A के आकर मार्क्स देखोगे तो मुझे 9 आउट ऑफ 9 मिले हैं। ये जो पार्ट था वो आईटीसी के चैप्टर के रिलेटेड था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ नेट अवेलेबल टू राम कंपनी। यहाँ पे राम कंपनी वो मेरा ही नाम है कि राम, लेकिन एग्जामिनेशन में सच्ची में राम कंपनी था, तो ये एक कोइंसिडेंस था। चलो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि किसके सामने आईटीसी अवेलेबल है, किसके सामने आईटीसी अवेलेबल नहीं है। तो जिसके सामने था उसके सामने मैंने अमाउंट लिख दिया, जिसके सामने नहीं था वहाँ पे मैंने ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन मैंने क्या किया, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप नोट यहाँ लिखना चाहते हो तो यहाँ भी लिख सकते हो, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है या मतलब जो पार्ट दिया हुआ है उसके नीचे, या आप नोट 1 करके भी लिख सकते हो। लेकिन मैं हमेशा नोट 1, नोट 2, नोट 3 ऐसे करके लिखता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पेपर कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। और पेपर जब कंप्लीट कब होगा, जब आप बहुत ही राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी और आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। देखो मैंने क्या किया, ये पॉइंट मतलब नोट 1 मैंने लिखा था कि आईटीसी जो होता है वो एलआईसी का नहीं मिलता, अगर सिर्फ कंपनी ने पे किया अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए तो ही मिलेगा। लेकिन ये कंपनी में ऐसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, उसका आईटीसी ले लिया था तो वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने लिखा था कि भाई वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं था उनके ऊपर,
तो उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं लिखनी है, तो ही आपका पेपर कंप्लीट होगा। ये सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, थर्ड, ये सब नोट्स टू अकाउंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। आप ये स्टेप्स देख सकते हो, एक एक स्टेप्स का उन्होंने मुझे मार्क्स दिया है। देखो यहाँ पे सब स्टेप वाइज मार्किंग लेके उन्होंने मुझे 9 मार्क्स दिया है। तो ये जो 2A था उसमें से 9 आउट ऑफ 9 मुझे मिले थे। अभी 2B की बात करी तो देखो कैसा होता है ना, ये कस्टम का वैल्यूएशन चैप्टर का एक क्वेश्चन था। मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। उसके अलावा भी मैंने क्या किया, एकदम छोटी सी गलती मैं करके आया हूँ। अभी क्या है वो तो सजेस्टेड आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर आपका CIF वैल्यू ही गलत आएगा तो आपका कस्टम ड्यूटी भी गलत आएगा, कस्टम ड्यूटी गलत आएगा तो आपका पूरा टोटल वैल्यू रॉन्ग आएगा, और टोटल वैल्यू रॉन्ग आएगा तो आपका मार्क्स जो है वो एक भी नहीं मिलेगा। और सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। 2B के अगर आप मार्क्स देखोगे तो मुझे 5 में से 0 मार्क मिले। अगर यहाँ पे और 4-5 मार्क मेरे स्कोर हो जाते तो हो सकता है मेरे को 78 प्लस मार्क्स मेरे हो जाते। उसके बाद मैंने 4A जो क्वेश्चन 4A था वो मैंने स्टार्ट किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेरे 4A के मार्क्स। तो उसमें से 5 में से मुझे 3 आए हैं। अभी ये जो सम था ना, वो एक्चुअली वो क्वेश्चन था वो TDS के रिलेटेड था। तो देखो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ भाई, एग्जामिनर के लिए सब कुछ ईजी कर दो आप, तो एग्जामिनर आपके लिए भी आपके मार्क्स ईजी कर देगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आंसर 4A लिखा। उसके बाद सबसे पहले आपको प्रोविज़न लिखना है कि जो TDS है वो कब अप्लाई होगा और कौन है वो काटेगा और कौन सी सिचुएशन में काटेगा। आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सीडिंग 2,50,000, वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया TDS कितना होगा 1% CGST SGST होगा और 2% IGST होगा। तो आप ये क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप हाईलाइट कर रहे हो और आप आपका प्रोडक्ट दिखा रहे हो कि भाई मैंने सब कुछ हाईलाइट किया, मुझे मार्क्स दे दो। तो आपको एग्जामिनर मार्क्स 100% दे देगा। और यही जो प्रेजेंटेशन है यही है भाई, 12th वाला प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा आपको टाइम, आप लाइन वगैरह मारने बैठोगे आजू बाजू। ये जो बहुत लोग होते हैं ऐसे, उनका हैबिट होता है भाई कहाँ से तेरा पेपर कंप्लीट होगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है हमें और ऐसे ही हमें प्रेजेंटेशन करना है। देखो पहले तो मैंने ये आपको फिर से पीछे जाता हूँ, मैंने दिखा दिया ये प्रोविज़न लिखा है और ये कब भी एप्लीकेबल होगा और कौन काटेगा वो भी मैंने लिखा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट काटेगी या लोकल अथॉरिटी होगी या फिर जो भी अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के अंडर आती है वो काटेगी। तो मैंने उसके प्रोविज़न लिखने के बाद जो ये पार्ट दिया था पार्ट A और पार्ट B, तो आपको ऐसे करना है, पहले आपको प्रोविज़न लिखना है, फिर आपको ये पार्ट A पार्ट B लिख के आपका जो नोट्स टू अकाउंट रहेगा वो भी आपको करना है। देखो लेकिन हालांकि मुझे यहाँ पे 2 मार्क्स मेरे कट किए हैं, हो सकता है कुछ तो मेरी गड़बड़ हुई रहेगी, मैंने कुछ तो जो इंस्टीट्यूट को चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया तो नहीं मिले। अगेन ये जो इसके 4B का था उसमें से मुझे 4 में से सिर्फ 2 मार्क्स मिले। ये जो था रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन दिया गया था, तो ये रजिस्ट्रेशन भी मैंने पहले पूरा प्रोविज़न लिखा, फिर मैंने स्पेशल कैटेगरी टैक्स स्टेट कौन से वो लिखा, फिर मैंने टर्नओवर का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या एक्सक्लूड होगा। और उसके बाद मैंने ये कैलकुलेट करके बोल दिया कि इसका जो टर्नओवर है वो 10 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ गया तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो आप इतना ही लिख के आओगे ना डायरेक्टली ये, तो आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देने वाली है, आपको इंस्टीट्यूट को प्रोविजंस भी देने पड़ेंगे, तो ही आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वरना तो नहीं मिलेंगे। अभी ये 4C की बात करूँ तो मुझे 5 में से 3 मार्क्स ही मिले हैं। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा, सब कुछ आपको बताने बैठूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी ये जो था ये भी एक कस्टम के रिलेटेड था और ये मेरे हिसाब से होना चाहिए वैल्यूएशन रूल के हिसाब से आया था। तो ये वैल्यूएशन का जो सम्स था वो मैंने किया था यहाँ पे, तो उसके मुझे मार्क्स मिल गए हैं 4C के 5 में से 3 मार्क्स मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आता हूँ, ये 6 है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे 2 हम लोगों ने पहले 2 देखा तो उसमें से मुझे कितने मिले, 14 में से 9 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद अगर मैं 4th की बात करूँ तो 14 में से 8 मार्क्स मिले हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो 14 में से मुझे 12 मार्क्स मिले थे। और आपको बताता हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो पूरे का पूरा प्रोसीजरल चैप्टर से आया था। सबसे पहला ये जो था वो था कि आप कौन से क्वेश्चंस के लिए एडवांस रूलिंग में अप्लाई कर सकते हो। ये 6 पॉइंट में एज इट लिख के आया और मुझे उसमें से पूरे मार्क्स मिल गए हैं। देखो ये 4 में से 4 मुझे मिल गए हैं। देखा तो ये प्रोसीजरल चैप्टर इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो ये 6 भी था उसमें से भी मुझे 5 में से 5 ही समझ लो, क्योंकि 4.5 है तो 5 में से 5 समझ लो, इतने मुझे मार्क्स मिले हैं। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें समरी असेसमेंट ऑर्डर लिखा था और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में बताना था। तो ये भी आप समझ सकते हो कि ये जो असेसमेंट वाला जो चैप्टर है असेसमेंट एंड प्रोसीजरल पार्ट वाला, उसमें से इसमें क्या होता है, आपको कोई भी जजमेंट नहीं देना होता, आपको एज इट इज़ जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो लिखना होता है। प्रोसीजर होगा यार, प्रोसीजर में तो कुछ जजमेंट तो देना नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रोविजन तो लिखने नहीं है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट यही सब पार्ट छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे जो था वो
ये किसके रिलेटेड था, रिफ़ंड के रिलेटेड था कि कौन से केसेस में आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ तो मेरी गलती हुई तो मेरे 2 मार्क्स कट किए गए हैं, तो इसमें मुझे टोटल मार्क्स अगर आप देखोगे तो 14 में से 12 मार्क्स आए। तो देखो ये रिफ़ंड वाले चैप्टर में से भी ये लोग ने पूछ लिया। अभी ये 5AB में आपको बोलूँ तो मुझे 14 में से 13 मार्क्स मिले हैं। ऑलमोस्ट मुझे 99% मार्क्स मैंने ये 14 में से 13 स्कोर किए। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा जो ये क्वेश्चंस था ना दोस्तों, ये था पेनल्टी के रिलेटेड या फिर कोई प्रोसीजरल पार्ट वाला था या फिर कस्टम के रिलेटेड था। तो देखो ये प्रोसीजरल पार्ट में ये पेनल्टी भी आ जाता है। तो ये सबसे ईजी वाला था कि अगर गुड्स को अगर डिटेन किया गया या अगर जो व्हीकल होता है उसको डिटेन किया गया, तो अगर ओनर सामने आएगा तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अगर ओनर सामने नहीं आए तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो ये आपको यार एकदम इजी है इसका आंसर देना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जजमेंट नहीं देना होता है, आपको सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करके बताना होता है। मैंने पहले यहाँ पे प्रोविज़न लिखा कि मिनिमम अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, अगर ओनर सामने आया और ओनर फॉरवर्ड नहीं आया तो क्या होगा। उसके बाद मैंने वो दिखा दिया कि ये केस में इतना होगा, ये केस में इतना होगा। इसके बाद भी जो था वो भी था पेनल्टी के रिलेटेड ही चैप्टर था। तो ये भी एकदम इजी वाला पार्ट जो था, इसमें भी मुझे 4 में से 4 मिल गए। तो ये यार प्रोसीजरल चैप्टर आपको पढ़ने ही अच्छे से करने, क्वेश्चंस कर लोगे बहुत हो जाएगा यार। इसमें इतना ज़्यादा दिमाग फोड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बैगेज वाला पार्ट था और मैंने इसका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, जितने भी सम्स दिए थे। तो इसमें से मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिल गए। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 12 मार्क्स और ये 13 मार्क्स, तो अगर आप गिनोगे तो 25 मार्क्स। तो मुझे 28 में से 25 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे प्रोसीजरल चैप्टर और कस्टम के 2-3 क्वेश्चन में से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा जो आपको सम्स करके दिखाना है कि कस्टम ड्यूटी कितना पे करने को आएगा। अभी दोस्तों ये फाइनली मैं एक लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हमें टोटल कंप्यूटेशन करना होता है, टैक्स पेएबल और ITC अवेलेबल कितना होगा। इसमें से मुझे 14 में से मिले सिर्फ 9 मार्क्स, तो 5 मार्क्स मेरे कट किए हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ी की हो, या मैंने नोट्स टू अकाउंट अच्छे से ना लिखा हो, या मैंने पॉइंट्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट्स मैंने गलत करके आया, इसका स्टेप्स आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ राइट किया है, तो फिर अगर मैंने राइट किया तो मेरे किधर कट हुए रहेंगे। देखो यहाँ पे 2 मार्क्स कट हो गए टोटल, मतलब उसके पहले का है ये देखो ये मैंने गलत लिखा, तो ये 4 मार्क्स यहाँ पे कट हो गए। टोटल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मेरे 5 मार्क्स जो कट हुए और मुझे जो 9 मार्क्स जो मिले थे। तो दोस्तों देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको IDT में स्कोर करना है, अगर आपको ग्रुप 2 निकालना है, तो आपका IDT और दूसरा इकोनॉमिक्स लो, यानी कि जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने को आपको ट्राई करने का। बिकॉज ये जो ही सब्जेक्ट होते हैं कि वो ईजिली इसमें एग्जाम्पशन स्कोर होना है, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना है कि आपको सब कुछ करके जाना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अलावा कोई भी चीज़ को रेफ़र नहीं करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये मेरी थी सर्टिफाइड कॉपी IDT की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।